12 बजे की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक साफ तौर पर लीड ले ली है। 50 का आंकड़ा पार करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कुल 90 सीटों में से इस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ साथ पूरी तरीके से बहुमत में नजर आ रहे हैं। पर सबसे बड़ी आज की कंट्रोवर्सी हो रही है हरियाणा के नंबर्स को लेकर के, जहां पर सारे एग्जिट पोल एक वक्त पर दिखा रहे थे कि एक साफ मेजॉरिटी मिलेगी कांग्रेस पार्टी को। पर अभी देखिए हरियाणा का आंकड़ा जो इस वक्त का है, भारतीय जनता पार्टी अकेले 49 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 35 सीटों पर है। जेजेपी का खाता नहीं खुला है। खुद दुष्यंत चौटाला जब कुछ वक्त पहले आंकड़े आए थे तो अपनी सीट पर चौथे या पांचवें नंबर पर ट्रेल कर रहे थे। आईएनएलडी की 2 सीटें दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन डाटा नहीं अपलोड कर रहा है वेबसाइट के ऊपर। कई ऐसी सीटें हैं जहां 2 कैंडिडेट जो हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फासला। सुधांशु त्रिवेदी क्या बोल रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। हालांकि सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि कांग्रेस पार्टी ने काउंटिंग पर और स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं और उनका कहना है कि वेबसाइट पर देरी से आंकड़े आ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन पर। वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन पर बीजेपी का दबाव है, चाहे वो मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा हो या फिर उधर आपके जयराम रमेश हो। हर कोई ये पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, आंकड़े देरी से क्यों आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बड़ा सवाल उठा दिया गया है। जयराम रमेश साहब ने खास बातचीत की। कुछ ही मिनट पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। प्रभु चावला, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेश पंजी, ऑथर हैं बशीर असाद, बड़े जर्नलिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं और गरिमा दसौनी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। पर सवाल इस वक्त रोहन गुप्ता सबसे बड़ा उठाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही कि आंकड़े देरी से अपलोड किए जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से दबाव डाला जा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। सुबह 10:30 तक चुनाव आयोग सुरक्षित था, ईवीएम सुरक्षित थे। जैसे ही 2 घंटे में परिणाम बोला, मुझे मालूम था कि पहले चुनाव आयोग खतरे में आएगा और फिर आपका ईवीएम खतरे में आएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं तो रीजन ढूंढना पड़ेगा। ये जो एग्जिट पोल वाली सरकार है वो हार चुकी है और जनता की सरकार जीत रही है। देखिए मुद्दे समझने होंगे और यही फर्क है जो इनके सो कॉल्ड नेता हैं जिनका आप नाम ले रही थी, ये जो हवाई बातें करते हैं, ये जो नेता हवाई है, उन्हीं के कारण पार्टी का ये हाल हुआ है। इनको समझ ही नहीं कि ग्रास रूट धरातल का क्या फीडबैक है, उनको मालूम नहीं। लेकिन रोहन गुप्ता वो आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं देरी से आंकड़े आ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन पर बीजेपी दबाव बना रही है, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए मुझे बताइए देरी से आंकड़े करने में क्या फायदा होगा भाजपा को, मुझे बताइए। ये तो इलॉजिकल चीजें हैं ना। आज 20 में से 10 राउंड के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां जहां चल रहा है। मुझे बताइए इससे क्या, इससे परिणाम चेंज हो जाएगा? आज 50 सीटें चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है 50 सीटों पे भाजपा को आगे दिखा रही है, 34 सीटों पे कांग्रेस है। तो उसमें क्या हो गया? आपका जो चैनल है वो 49-35 दिखा रहा है। तो मैं आपको ये कहूंगा नहीं आप जो है यहाँ पे कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। पर एक शब्द जिसका इस्तेमाल कर आपके मुख्यमंत्री ने ही कल किया था, व्यवस्था, उसकी बात करेंगे। रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में रागिनी नायक, कोई सवाल नहीं ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, हरियाणा में ही क्यों? रागिनी आप तक आवाज आ रही है? पद्मजा आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल साफ सुन पा रहे हैं। जी 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 जी। जम्मू कश्मीर में ईवीएम दुरुस्त है, हरियाणा में क्यों नहीं? भाई जम्मू कश्मीर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है पद्मजा जी। देखिए एक बड़ी बारीक लाइन है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन, लेकिन ये बड़ी जरूरी रेखा है। सवाल पूछना और आरोप लगाना दोनों बिल्कुल अलग चीज हैं। आप देखिए जयराम जी ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे क्यों शेयर किया जा रहा है? क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? और जहां तक मेरी समझ है, सवाल लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं, मजबूती देते हैं।
भाई अगर काउंटिंग प्रोसेस स्लो है और इसमें ईवीएम का कोई लेना देना नहीं, ये काउंटिंग प्रोसेस पर सवाल है और इसमें ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जयराम रमेश नहीं तो रागिनी जी क्लैरिटी ये चाहिए कि सवाल स्थानीय प्रशासन पर है, सवाल बीजेपी पर है या सवाल इलेक्शन कमीशन पर है? सवाल है किस पर? नहीं पड़ेगा रागिनी जी, सवाल किस पर है? इलेक्शन कमीशन पर, बीजेपी पर या फिर लोकल प्रशासन पर? गौरव जी अब आप सुन तो लीजिए, मैं वही बता रही हूँ ना, आपने बीच में एक और सवाल घुसा दिया तो कैसे जवाब मिलेगा? ईसीआई को टैग कर ईसीआई से सवाल पूछा है कि अगर जम्मू कश्मीर में रुझान तेजी से आ रहे हैं तो हरियाणा में रुझान स्लो क्यों है, ये ईसीआई बताए, सिर्फ ये। और अगर रुझान स्लो होते हैं तो क्या इससे प्रशासन पर दबाव पड़ता है, ये भी सवाल पूछा गया है। और मुझे लगता है कि ये बात तो जनता के सामने एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आनी चाहिए। रोहन गुप्ता, ट्वीट किया गया है। रोहन गुप्ता, लोकतंत्र में सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना, वहां मीटर भाग रहा है जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर धीरे धीरे रेंग रहा है। बात सवाल पूछने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल का समय का जो है वो है। आज सुबह देखिए 2 घंटे तक कोई सवाल नहीं आया और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ईसी की वेबसाइट मैं भी देख रहा हूँ, 20 में से 10-10 राउंड का जो है रिजल्ट अपडेट हुआ है। 50% सारी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस समय पे कोई सवाल उठाना चाहिए। ठीक है, आपको प्रोसेस में कुछ पूछना है करिए, पर मुद्दा यहाँ पे है कि 50 सीटों पे भाजपा क्यों आगे, उसका कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि धरातल के कौन से मुद्दे ऐसे थे वो समझ नहीं पाए और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर भाजपा वापस करिए उसके क्या तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, आप ये कह रहे हैं रागिनी जी, बीजेपी क्या कह रही है कि कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल्स में जो बताया गया और जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है उसके उलट नतीजे आ गए और उसको पचा नहीं पा रही है, इसलिए अब ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर और स्थानीय प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है। आपके सामने कह रहे हो गौरव भाई देखिए, आपने पहले भी गलत समीक्षा की, अब भी आप कह रहे हैं नतीजे आ गए। नतीजे नहीं आए हैं, रुझान मैं तो कश्मीर जो भी है, हम जो अभी नंबर से उन्हीं के आधार पे बात कर रहे हैं। नतीजे शाम तक आएंगे। हाँ ठीक है, रुझान आए हैं और रुझान देखिए, अभी भी ईसीआई की वेबसाइट देखिए, 9 सीट ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का मार्जिन है हरियाणा में ही, किसी के भी पाले में जा सकती है। 4% वोट शेयर अभी भी कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर अगली 10 राउंड तक ये 4% ज्यादा रहा तो भी हमारे खाते में बहुत सारी सीटें आएंगी। तो मुझे लगता है कि अभी जीत का लड्डू और हार का ठीकरा जरा रोहन जी को संभाल कर रखना चाहिए। ये मन में लड्डू फूटना तक तो ठीक है, ये लड्डू मुंह तक नहीं आएगा, जरा शाम बिल्कुल। अभी जलेबी को साइड में रख देना चाहिए, किसी को जलेबी तलनी शुरू नहीं करनी चाहिए। पर हमारे सारे विश्लेषक जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं वो भी लगातार ईसीआई की वेबसाइट और लड्डू का संघर्ष चलने दीजिए। सर एक जलेबी और लड्डू। ठीक है, विनेश फोगाट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। जल्दी से जीत के पास चलते हैं। जीत, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जो विनेश फोगाट है उनकी जीत की सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है। तकरीबन 5000 वोटों से वो जीत रही हैं और 14 राउंड का जो अभी तक का जो नतीजा है हमारे सामने, उसमें 14 राउंड में वो 5000 की वोटों से लीड कर रही हैं। केवल 1 राउंड बचा हुआ है और थोड़ी देर में देखिए विनेश फोगाट जो है बाहर आएंगी, उनसे बात करेंगे। लेकिन विनेश फोगाट जिस तरीके से खेल का मैदान छोड़कर चुनावी मैदान में कूदी थी, तो उससे उनकी जो सफलता है वो मिलती दिख रही है। हालांकि मार्जिन बहुत अलग नहीं है, 5000 के करीबन है, लेकिन विनेश फोगाट की जो जीत है उसके लिए खैर अब सिर्फ औपचारिकता मात्र ही बाकी रह गई है। तो जैसे विनेश फोगाट यहां से आएंगे उनकी पहली प्रतिक्रिया भी जानेंगे। जुला है ना क्या अभी फिलहाल? ओके, तो विनेश फोगाट जैसे ही जितेंद्र भाटी के साथ होंगी हम बात करेंगी, हम तुरंत उनके पास जाएंगे। लेकिन प्रभु सर हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, ये जो बात अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि वहां पर क्या डेटा देरी से क्यों आ रहा है, इलेक्शन कमीशन पर डेटा अपडेट नहीं हो रहा है, आप कितना बाय करते हैं इसको? भी मैंने पहले कहा ना कि इलेक्शन कमीशन जो है ना गवर्नमेंट एजेंसी है, उनका स्ट्रक्चर बना होता है, हायरार्किकल होता है कि पहले एक एसडीओ भेजेगा, अकाउंटिंग सेंटर फिगर आएगी, एसडीएम के पास जाएगी, डीएम के पास रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगी, तब वो अपडेट करते हैं। तब तक सेंटर में आती, जब तक क्लियरेंस यहाँ से नहीं होती तब तक अपडेट नहीं होती। तो उसमें प्रोसेस में टाइम लग सकता है। परंतु कांग्रेस का ऑब्जेक्शन लगा ना, जितनी फास्ट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपये खर्च किया सरकार ने, मोदी सरकार कहती है, मेरे को लगता है डिले करना, क्योंकि सुबह जो था बहुत डिले था और उससे बात शुरू हुआ बहुत तेज़ी से, जब कांग्रेस की पीछे हटती चली गई, बीजेपी आगे बढ़ती चली गई, बहुत तेज़ी डेटा आ रहा था। परंतु अब पिछले 2 घंटे देख रहा हूँ फिर कम सीट से आ रहा है। काउंटिंग इतनी स्लो क्यों रही है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए। कांग्रेस की इस बात में दम तो ज़रूर है कि स्लो आ रहा है, परंतु रिजल्ट तो नहीं बदल सकता। जो भी रिजल्ट आ रहा है, लोगों का कहना है कि रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी हैं वहाँ पर काउंटिंग अभी नहीं हुई है, उसके रिजल्ट जो अपडेट नहीं किए इन्होंने। अगर रूरल काउंटिंग को आप अपडेट कर देंगे तो रिजल्ट का कुछ और परिणाम आएगा। क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात भी हो रही है कुछ लोगों से,
परंतु प्रोसेस जो है अपडेटिंग का इलेक्शन कमीशन का स्लो है, जिससे क्वेश्चन उठ सकते हैं। परंतु इलेक्शन कमीशन परिणाम को डिले कर सकता है, पलट नहीं सकता। कांग्रेस को बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि कांग्रेस की कमजोरी ये है कि उनकी उतनी जीत नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इस बात को मानना चाहिए था उनको। पुष्पेश जी, आपको लगता है कि अगर देरी से आंकड़े अपलोड हो रहे हैं वेबसाइट से, उससे चुनाव के जो अंत में नतीजे होंगे उस पर कोई भी असर पड़ सकता है? प्रशासन पर दबाव कैसे पड़ेगा चुनाव आंकड़ों से? पुष्पेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रभु भाई बहुत सही बात कह रहे हैं कि चुनाव तो नहीं बदल सकता है चुनाव आयोग। चुनाव तो वहीं जाएगा जहां मतदाता ने वोट दिया है। या आप ये आरोप लगाने को तैयार होंगे धांधली कर रही है चुनाव आयोग इस सीमा तक कि हर इलेक्शन पिटीशन पर फिर फैसला न्यायालय करेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये बात माननी चाहिए कि जितनी बड़ी जीत का दावा वो कर रहे थे, जितनी बड़ी जीत का उन्हें विश्वास था, उससे कहीं कम उनकी जीत हो रही है। और मगर अभी भी ये रुझान है और बहुत इनकी शक्ल बदल सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा अंतर भाजपा में और कांग्रेस में रहेगा, जबकि कांग्रेस अभी भी आधी वोटों की गिनती के बाद भी वोट प्रतिशत में 3% आगे है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि किस इलाके के ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो रही है, शहरी या ग्रामीण। और हम अक्सर ही चर्चा करते हैं ये जाट बेल्ट है, ये हीर बेल्ट है, ये शहरी बेल्ट है, ये ग्रामीण बेल्ट है। और देखिए, इस पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही। सर अनिल विज कह रहे हैं कि सुबह तक कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन ठीक लग रहा था, अब जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं तो इनको नतीजे इलेक्शन कमीशन बुरा लग रहा है। कुछ देर बाद ये लोग ईवीएम पर भी आरोप लगाएंगे, ये अनिल विज ने कह दिया है। तो अब ईवीएम या फिर कहें इलेक्शन कमीशन के बहाने बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। और यही अब यहां पर, लेकिन ये सवाल असद भाई, वहां जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है ये सवाल हरियाणा में क्यों? क्योंकि नतीजे हमारे मुताबिक नहीं आ रहे हैं या कुछ और है? आपसे नहीं, ये जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है ये इलेक्शन कमीशन से ही पूछा जा सकता है। लेकिन जो अभी तक एविडेंट है वो ये है कि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है हरियाणा के हवाले से। हाँ, जैसे प्रभु सर कह रहे हैं, कांग्रेस की जो एलिगेशन है कि बहुत स्लो अपलोडिंग हो रही है, इसमें दम है। क्योंकि ट्रेंड्स जो हैं, ट्रेंड्स हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद बदलती रहती है। आप देख लीजिएगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर में भी तो आंकड़े बहुत जल्दी नहीं बदले। 5-10 मिनट से ट्रेंड्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अब स्टैग्नेशन वहां पे भी आ रही है, कुछ न कुछ है। अच्छा देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, इलेक्शन कमीशन का जवाब भी आ गया है कांग्रेस के आरोप पर। अब ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। कई बार प्रक्रिया बता चुके हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है सब कुछ साफ है, सबके सामने है, सब कुछ स्पष्ट है। रागनी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया आप लोगों को, वो कह रहे हैं कई बार प्रक्रिया बता चुके हैं, सब कुछ स्पष्ट है। भाई, जितनी मुस्तैदी से जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, उतनी मुस्तैदी से काउंटिंग हो जाती तो ये सवाल ही ना पूछना पड़ता। पर बहरहाल मुझे लगता है ये एक स्वस्थ प्रक्रिया का हिस्सा है कि सवाल पूछा जाए और उसका इतनी ही तत्परता के साथ जवाब मिल जाए। आप जयराम जी का इस बारे में क्या कहते हैं, ये थोड़ी देर में और पता चल जाएगा। रागिनी जी देखिए, अब आपको दो सीटों का उदाहरण देती हूँ। अनिल विज की एक सीट है अंबाला कैंट, उसमें अगर कह रहे हैं कि अगर कुछ चुनाव आयोग कोई दबाव में काम कर रहा है, अनिल विज जो कि खुद कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, इस वक्त 545 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पर जुलाना में आपकी कैंडिडेट जो है वो साफ तौर पर विनेश फोगाट आगे चल रही हैं। तो ये दोनों सीटों के उदाहरण आपके सामने। और अनिल विज काफी देर से पीछे चल रहे हैं, काफी देर से पीछे चल रहे हैं। नहीं, लेकिन सुबह से तो विनेश फोगाट को पीछे ही बताया जा रहा था ज्यादातर। अब क्लियर लीड से वो आगे चल रही है, अब उन्होंने लीड ले ली है। 1 घंटा भी नहीं हुआ, अचानक से अब 50,000 वोट से आगे दिखाई जा रही है। नहीं 50,000 नहीं, 4,130 वोटों से आगे। उनको कुल 41,000 वोट पड़े हैं, कुल 41,000 वोट पड़े हैं उनको जुलाना में, 4,000 वोटों से वो आगे। पद्मजा देखिए, मुझे बहस में हमेशा लगता है कि सवाल से ज्यादा जवाब लंबे होने चाहिए। अगर सवाल बड़े होंगे और उसके अनुपात में जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहती है। तो इसमें कौन सी गाज गिर गई या आसमान ऊपर से नीचे टपक गया? हर बार ईसीआई से कोई सवाल पूछा जाए उसमें ईवीएम को जोड़ देना और ये कहना कि अब हार रहे हैं तो ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये निरर्थक बहस है और इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और जब तक नतीजे ना निकले,
बार बार अपने गाल बजाना, पीठ थपथपाना, मुझे लगता है कश्मीर पर भी सवाल होने चाहिए। अब सारा डिस्कशन हरियाणा की तरफ हो गया। भाई जम्मू कश्मीर जहां पर 370 करके कह रहे थे कि मोदी जी की तूती बजेगी, वहां तो जूतियां बज गई भारतीय जनता पार्टी में। नहीं तो यही सवाल रागिनी जी, रोहन जी से पूछता मैं, लेकिन फिर ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा कि जब आप कह रही कि जब तक नतीजे ना आए, रागिनी जी, अब रागिनी जी, आप जब तक नतीजे ना आए तब तक अपनी पीठ ना थपथपाओ। तो सुबह तो काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर आतिशबाजी हो गई थी। मैं कह रही, जलेबियां बच गई थी। कश्मीर की बात कर रही हूँ, आप फिर काउंटिंग पे आ गए। अरे आप भाजपा के प्रवक्ता से कश्मीर पर सवाल पूछिए ना कि जिस जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की बात अटल बिहारी वाजपेयी करते थे, उसका गला घोटने का काम क्यों किया? 370 बोलते रहते थे, तो जम्मू में आपका सफाया क्यों हो रहा है? पिछली बार जितना भी आप क्यों नहीं कर पाए? जवाब दीजिए रोहन गुप्ता। सारे सवाल तो मुझे देखिए पद्मजा जी, पूरा डिबेट मुझे लगता है ये जो जयराम रमेश द्वारा जो इश्यू उठाया गया, जो बेचारे प्रवक्ता हैं जो जाते हैं डिबेट में, कहीं ना कहीं उनको 2 घंटे सपोर्ट मिले और इश्यू डाइवर्ट हो, इसलिए शायद उठाया गया। वो उनका इश्यू है, उसमें मैं नहीं कहूँगा। पर जब मैं पहले हरियाणा की बात करूंगा और जम्मू कश्मीर का भी जवाब दूंगा। आज अगर हम लोग, ठीक है, जो भी उन्होंने कहा प्रोसेस है मान लेते हैं, पर आपको ये चीज तो कहनी पड़ेगी कि जो सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, अभी जो आंकड़ा है 50 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, 50% काउंटिंग के रिजल्ट अपडेट हो चुके हैं, तो उसका कारण क्या है? उस पर तो एनालिसिस हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो आप 36 बिरादरी की हम लोग हरियाणा में बात करते हैं, वहां पे डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति हुई वो हरियाणा ने स्वीकार नहीं किया। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करना ये भाजपा ही कर सकती है। और वहां पे बैठ के हाई कमांड ने ग्रासरूट का फीडबैक नहीं लिया, एक नेता को आगे कर दिया। आप संविधान की प्रति लेके तो घूमे और आपके ही दलित नेता को आपने अपमान किया। नहीं रोहन जी, सवाल ये है, सवाल जो मैंने रागिनी नाग से पूछा था वही सवाल आपसे जवाब देना। पवन जी ने कहा था, पवन जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, हमने चलाया बयान कि हम मोदी जी को जलेबी भेजेंगे। वहां पर आतिशबाजी हुई थी कांग्रेस दफ्तर के बाहर, तो वो फिर अति उत्साह था, वो क्या था? देखिए वो जलेबी बन चुकी थी, पर प्रोसेस में चाशनी डालने का काम बाकी था। उसके पहले जो है पोस्टल के बाद में जो राउंड चालू हो गए, फिर चाशनी के बिना भी जलेबी वहां पे पड़ी हुई है। ठीक है रोहन गुप्ता, वो सारे सवाल पूछे गए रागिनी नायक से, उन्होंने जवाब भी दिया। अब उनके एक सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर पे जवाब दूंगा। जम्मू में भी आपने 40 का आंकड़ा, 32 का आंकड़ा क्यों नहीं? मैं जवाब देना चाहूंगा, वो आप कश्मीर का जवाब दूंगा। बताइए रोहन गुप्ता। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से चुनाव हुए, 70% वोटिंग होना, मुझे लगता है देश के लोकतंत्र का और देश की जीत है। हमको सबसे बड़ी चीज है। बाकी 10% की सरकार वहां पे चुन के आती थी। जो भी परिणाम हो, मैं यहाँ पे बैठ के कभी भी इसी के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ूंगा कि ये हो गया वो हो गया। जनता जनार्दन का स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात, जो मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे और नफरत के पकवान परोसे जा रहे थे, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या हाल है देखिए। 7 सीटों में लास्ट टाइम की जो सीट आई थी उससे भी कम सीटें वहां पे आ रही है। हाँ, पर क्योंकि वो कम सीटें लड़े ना, सीटें ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी, वहां तो गठबंधन है ना, वहां अकेले कांग्रेस को नहीं देख सकते। गठबंधन को 52 सीटें पड़ रही। मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं आप। ये पार्टी बदलने से ना ये दिमाग का लेवल भी नीचे आ जाता है। देखिए आप उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मुझे जवाब देने कमेंट पे मत आइए। व्यक्तिगत गठबंधन को 52 सीटें मिल रही। आपका क्या लेवल है आप अपने पास रखिए। मुझे जवाब, अरे मैंने कहा पार्टी बदलने से कंफ्यूजन हो जाती है, वैचारिक कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या व्यक्तिगत है? ठीक है रागिनी जी, एक सेकंड, सीधा सवाल आपसे ये है, एक सेकंड रोहन गुप्ता, आपसे सीधा सवाल ये है, आपने कहा था कि 370 अनुच्छेद 370 पर रेफरेंडम है, देशभक्ति पे रेफरेंडम है, नया कश्मीर पे रेफरेंडम है। नया कश्मीर ने कहा हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से मोहब्बत है। देखिए मैं आपको यही कह रहा हूं, जो भी रेफरेंडम आया, मोहब्बत की दुकान गुलजार है। उनसे सवाल है, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं ना, उनको जवाब देने दीजिए रागिनी जी। एनसी और कांग्रेस से मोहब्बत है, ऐसा कहा है जम्मू कश्मीर में, मानेंगे आप रोहन गुप्ता? जो नफरत की बात कर रहे थे, नफरत की दुकान जो है, आज कश्मीर में भी कांग्रेस को जवाब मिल गया, उनकी सीटें कम हो रही। मैं पहले एक चीज कहूंगा, जब 370 को हटाया गया तब मुद्दा क्या था कि कश्मीर में शांति बहाल होगी। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आज वहां पे जाते हैं। आज 80,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। परिणाम जो भी आया, मैं मानता हूं कि परिणाम हमारे से अपेक्षा नहीं आया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब 70% वोटिंग होता है तब सरकार की लोकतंत्र। तो आप वहां पर आप वहां पर समाज सेवा करने तो ना कहते रोहन जी, आप भी तो चुनाव जीतने ही कहते ना। लोकतंत्र स्वस्थ हुआ है, ठीक बात है, लेकिन आपने कैंडिडेट वहां पर हारने के लिए तो नहीं खड़े किए थे। रागिनी नायक जवाब देना चाहती है। रागिनी नायक बोलिए। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रोहन जी, रोहन जी आ रहा हूँ, एक मिनट। रागिनी नायक जवाब देना। रागिनी जी अपनी बात कर दें, एक मिनट रागिनी नाग का जवाब। गौरव जी मैं पहले बोलूं? हाँ, 10 सेकंड पूरी कीजिए अपनी बात।
मैंने सहर्ष इस मुझे बात को, जवाब देखिए देने कभी दीजिए बार ना, अब आप हम जो सोचते हैं कई बार नहीं होता है, पर इसका मतलब नहीं कि ठिकरा सिस्टम पे फोड़े। ठीक है। आज हमने जो प्रयास था, जो सरकार का प्रयास था कि 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर में एक शांति बहाल हो, वहां पे अच्छी तरह से चुनाव हो, हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें ये सरकार कामयाब रही और जो परिणाम आया उसका हम लोग ठीक है। इससे पहले कि रागी नायक जवाब दे, मेरे ख्याल से जल्दी से एक बार आंकड़ों पे एक नजर डाल देते हैं, क्योंकि दर्शकों में इंटरेस्ट है, दर्शकों में ये इंटरेस्ट है रागिनी जी, रोहन गुप्ता और सारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं कि आखिर इस वक्त ट्रेंड्स क्या हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के ट्रेंड्स ये मैप वॉल है, मैपिंग है हमारी कलर वाइज, जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा की 90 सीटों का जो ये नक्शा है, ये कलर बता रहा है कि किस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाई है। ये 90 सीटें और ये नंबर वाइज भी है पद्मजा, और ये कलर कोडिंग देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वक्त इस पे बताते हैं, और क्योंकि आपने पूरा ट्रैवल किया है, गौरव जमीन पर थे, वो कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 डिस्ट्रिक्ट तो गए होंगे, कितनी 30-40 सीटें गए, 30-40 सीटें आप गए। अब आप यहां पर देखिए इसको कैसे समझेंगे। ये है पूरा नॉर्थ का इलाका जिसे जीटी रोड का इलाका कहा जाता है। ये नीचे तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। साउथ में यहां पर ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहां अहीरवाल है, यहां पर अहीर यादवों की बहुत बड़ी संख्या। यहां पे मेवात नू भी पड़ता है, जहां पर जो 7% मुसलमान वोट है हरियाणा में, यहां पर ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है। ये है जाटलैंड, ये पूरा इलाका आप देखेंगे, रोहतक, सोनीपत, हिसार, ये वो पूरा इलाका, भिवानी, महेंद्रगढ़, ये पूरा इलाका पड़ता है। यहां है INLD की बेल्ट और यहां पर दलित वोट भी काफी है। अब आप देखिए कि कौन कौन से इलाके, गौरव इसको समझाइए आप अपने ट्रैवल्स के हिसाब से, कि पूरा जो यहां सैफरन हमें इलाका दिख रहा है, यानी कि दलित इलाकों में, इस इलाके में, अहीर इलाकों में, और यहां जहां पंजाबी खत्री वोट है, ये कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ है। ये आप ऊपर से देखिए, ये पंचकुला और कालका की सीटें हैं। यहां से जो ये पूरा जीटी बेल्ट की जोड़ बता रही हैं, ये करीब 25 से 30 सीटें आती हैं जो पूरा बीजेपी का गढ़ था और बीजेपी ने वो गढ़ रिटेन किया है। अब दिल्ली से सटा जो अहिरवाल इलाका है, जहां गुरुग्राम आता है, जिसके बाद आप इधर आ जाइए, रेवाड़ी आता है, ये जो महेंद्रगढ़ आता है, ये जो इलाका है, यहां पर भी बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें गेन की हैं। आप नंबर देख लीजिए, 73, 74, 72 जो इधर सीटें हैं, ये आप यहां पर देख सकती हैं किस तरह से बावल हो गया, कोसली हो गया, रेवाड़ी हो गया, ये सीटें बीजेपी ने गेन की हैं। फिर आप जो जाटलैंड का इलाका बता रही थी, जिसमें जींद का इलाका भी आता है, जो जेजेपी की 10 सीटें आई थी पद्मजा, उसमें ये इलाका बहुत अहम था। 7 से 8 सीटें जेजेपी ने यहां से हासिल की थी। यानी कि जो जेजेपी का वोट था, जो जाट वोट था, पूरी तरीके से कांग्रेस में गया है। तो जाटों ने एक बहुत ही सशक्त, ये इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारी सीटें, ये 40, 47, 51, ये जो सीटें आप देख रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कई सारी ऐसी जाट बहुल सीटें थी जहां पर जेजेपी और कांग्रेस ने जाट कैंडिडेट खड़े किए और बीजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार, क्योंकि करीब 20% जो वोट था वो ब्राह्मणों का था, 20-25% जाटों का था। वहां पर शायद बीजेपी को उसका फायदा हुआ है। एक बार शायद जम्मू कश्मीर दिखाना बिल्कुल जाट वोट ये कहना होगा कि एक तरफा नहीं गया, जो कहा जा रहा था कांग्रेस को जा सकता है। तो अब और किसको गया? वो सीट वाइज हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर देख लेते हैं, क्योंकि रागिनी नायक जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो लगातार बता रही थी कि आप कश्मीर पे बात नहीं कर रहे। तो कश्मीर की भी 90 सीटों की कलर कोडिंग मैपिंग है। ये इलाका जो हमें सैफरन दिख रहा है, ये जम्मू का इलाका है। ऊपर जाएंगे तो ये वैली का इलाका है, वो साफ दिख रहा है, डिवीजन हमें साफ दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बिल्कुल अच्छा किया है कश्मीर वैली में, और जम्मू के इलाके में बीजेपी को नुकसान है थोड़ा बहुत। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट यहाँ पर, ये 84 नंबर जो सीट आप देख रहे हैं, ये है नौशेरा, और ये रविंदर रैना की सीट है। रविंदर रैना इस सीट पे हार रहे हैं। हाँ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ अच्छा कर रहा है। ये देखिए, ये सारी सीटें अगर आप देखें, यहाँ पे हमने कलर कोडिंग की है। बिल्कुल, ये पूरी जम्मू की सीटें जो कि साउथ में है। यहाँ पे पूरा भगवा है। यहाँ पर उधमपुर में एक जगह इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं। बाकी पूरा जम्मू, सुचेतगढ़ हो गया, नगरोटा हो गया, अखनूर हो गया, यहाँ पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। रजौरी, ये 2 सीटें बहुत ही जरूरी है। एक सीट और बहुत अहम है, 45 नंबर की ये बिजबेरा की सीट है, जो पीडीपी की बिल्कुल गढ़ मानी जाती है। इल्तिजाम मुफ्ती ने यहाँ पे हार स्वीकार भी कर ली है। बिल्कुल, और पहला जो चुनाव लड़ा था, महबूबा मुफ्ती ने भी यहीं से लड़ा था। पर शायद इसकी कुछ अंदेशा पीडीपी को पहले हो चुका होगा गौरव, क्योंकि अगर आप 2 चुनाव देखिए, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, ये जो इलाका है अनंतनाग का, जिसमें बिजबिहारा भी आता है, ये हमेशा से मुफ्ती का गढ़ रहा है। 2014 में महबूबा मुफ्ती हारी, 2019 के लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती हारी, और अब उनकी बेटी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे चल। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, जो लास्ट इलेक्शन 2014 में हुआ, पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे ज्यादा सीटें आई थी। उसके बाद अगर लोकसभा
चुनाव में मुफ्ती हार रहे हैं, विधानसभा चुनाव में मुफ्ती हार रहे हैं, पीडीपी अच्छा नहीं कर रही है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लोग उनसे गुस्सा है। अब वो बीजेपी के साथ जाने का गुस्सा है, उनकी पॉलिटिक्स का कुछ अंतर है, वो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन पीडीपी का यहां पर सीधे सीधे बहुत बड़ा लॉस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ज्यादा गेन इस कलर कोडिंग में, इस मैप में हमें दिखता है। और एक बात और, जो निर्दलियों की बात हो रही थी, जो एपी की बात हो रही थी, जो अपनी पार्टी की बात हो रही थी, उसका भी बहुत खास कुछ दिख नहीं रहा है। एक चिट्ठी की खबर अभी आ रही है, चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी है अब कांग्रेस पार्टी ने। क्या कह रहे हैं इस चिट्ठी में? उन्होंने कहा है अर्जेंट मेमोरेंडम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड हिज कंपेनियन इलेक्शन कमिश्नर्स ओवर लास्ट 2 आवर्स बिटवीन 9 एंड 11, जो 2 घंटे का वक्त था 9 से 11 सुबह के बीच में, अनएक्सप्लेन्ड स्लो डाउन इन अपडेटिंग ऑफ रिजल्ट्स इन द ECI's वेबसाइट, यानी कि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उसमें रिजल्ट्स बहुत ही धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं। दिस अलाउज बैड फेथ एक्टर्स टू स्पिन नैरेटिव। ये कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि भाई नैरेटिव कुछ उल्टा ही चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ इट ऑलरेडी पेइंग आउट ऑन सोशल मीडिया। आवर फेयर इज आल्सो दैट सच नैरेटिव्स कैन बी यूज्ड by these malified actors to influence process where counting is still underway। ये बड़ा दिलचस्प है। इसको अगर थोड़ा सा रोके यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव बना रहे हैं उससे दबाव पड़ेगा काउंटिंग सेंटर्स पर। जो लोग काउंटिंग में इस वक्त कर रहे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया नैरेटिव का सच में। और यही वाली लाइन देखिए, यही वाली लाइन हम कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा इससे, वेयर काउंटिंग इज स्टिल अंडरवे इन मोस्ट ऑफ द काउंटिंग सेंटर्स। यानी वो कह रहे हैं कि जो स्लो प्रोसेस हुआ है जो 2 घंटे में, उसका वहां जो काउंटिंग प्रोसेस है उस पर असर पड़ेगा और जो स्पिन नैरेटिव्स हैं वो इसको लेकर चले कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकेंगे हमारे सेंटर्स को। जयशंकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको लगता है सर कि जब सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव चलता है उससे जो आदमी काउंटिंग सेंटर में है उसके ऊपर दबाव पड़ता है कि भाई देखो यहाँ पे तो लग रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है या वहाँ एनसी आगे चल रहा है? नहीं पद्मजा, ये तो एक सर्वेक्षण का विषय हो सकता है कितना असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन ये कारण तो समझ से परे है ना कि स्लो डाउन क्यों है। 9 से 11 साढ़े, अभी होता क्या है कि 11 साढ़े 11 तक विधानसभा के चुनाव के रुझान लगभग क्लियर हो जाते हैं और अभी 1 बजने जा रहा है, 12:30 हो रहा है और अभी तक जो है वो उसी ढोलमोल में चल रहा है। तो जो आंकड़े आपके पहले दिखाई दे रहे थे 2 घंटे पहले, अभी भी वही दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्लो डाउन है और क्यों है ये देखने वाली बात हो सकती है। ठीक है, कांग्रेस तो साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि कुछ स्लो डाउन हुआ है, कुछ गड़बड़ है। निधि और पार्था दोनों हमारे साथ हमारे डेटा सेंटर पर मौजूद हैं। पार्था, क्या बड़ी कहानी, क्या बड़े नैरेटिव जैसे अब बोला जा रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में निकल करके आ रहे हैं आपकी डेटा क्रंचिंग से? बिल्कुल पद्मजा और गौरव, हम बता रहे हैं कि जनता जो जनादेश दे रही है हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर वो सामने है। एक क्लियर मैंडेट की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने शिकायत कर दी है। जल्दी से हम आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव बहुत अहम है। कुछ बड़ी खबरें इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की कि हरियाणा में 50 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है रुझानों में, जो अब तक पूरे नतीजे नहीं आए हैं रुझानों में, और हरियाणा में 34 सीटों पर कांग्रेस आगे है। अंबाला से अनिल विज पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम नायब सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हरियाणा में 34 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा अंबाला से अनिल विज पीछे चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा झटका है। आइए आपको बताते हैं, अब ये जो तस्वीर है 90 सीटें हैं और 90 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं, यानी 180 सीटें। अगर हम देखेंगे अगर वॉल के आधार पर अलग अलग सीटों पर कितना बीजेपी आगे चल रही है, एक क्लियर मैंडेट लेते हुए बीजेपी दिख रही है, लेकिन कांग्रेस ने शिकायत की है कि आंकड़े क्यों नहीं जारी जल्दी किए गए, ये समझ से परे है। अगर आप देखेंगे पंचकुला से बीजेपी, यमुनानगर से बीजेपी, कालका से बीजेपी और पानीपत ग्रामीण से बीजेपी, इसके अलावा नरवाना से बीजेपी, नलवा से बीजेपी, और ये देखिए कांग्रेस आगे चल रही है शाहबाद से, मुलाना से कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए ये तमाम सीटें हैं, रोहतक से कांग्रेस आगे चल रही है, महेंद्रगढ़ से कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी 90 सीटें हैं और 90 सीटों में अगर आपको हम बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीड लेते हुए दिख रही है गठबंधन में, और इसमें यह हाल है जिसमें बीजेपी 25 सीटों पर और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 52 सीटों पर, पीडीपी 4 और जो
अन्य के खाते में 9, यानी ये जो अन्य है वो बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं। अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं। और देखिए हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसमें फायदा नुकसान अगर बात करें तो 2024 और 2019, देखिए फायदा देखिए बीजेपी को 10 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 3 और 2019 की बात करें तो 31 यहाँ पे थी, कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। जेजेपी को देखिए 10 सीटों का नुकसान हो रहा है और इनेलो को, आईएनएलडी को आपको बता दें कि पहले 1 सीट का फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये लब्बो लुआब है, जो बड़ा पिक्चर है, जो बड़ी पिक्चर है वो हम आपको समझा रहे हैं। आगे ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। देखिए आगे क्या आ रहा है। देखिए ये अब की कैंडिडेट्स हैं जो दिग्गज हैं। सबसे बड़ी नजर इस वक्त खिलाड़ी पर ही थी, जुलाना से, जो कि एक टफ फाइट दी गई उनकी तरफ से, लेकिन वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा रणजीत सिंह चौटाला रानिया से पीछे चल रहे हैं, नायब सिंह सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं, गोपाल कांडा सिरसा से पीछे चल रहे हैं, दुष्यंत चौटाला उचाना कला से पीछे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम के उम्मीदवार के तौर पर आगे चल रहे हैं और आरती सिंह राव पीछे चल रही हैं। ये आपको हरियाणा के हालात बढ़ रहे हैं। लेकिन अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो रविंद्र रैना नौशेरा से पीछे चल रहे हैं, एक बड़ा झटका है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं गांदरबल से, इसके अलावा बडगाम से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें इल्तिजा महबूबा मुफ्ती बेटी हैं, पीछे चल रही हैं इस सीट से। इसके अलावा हर्षदेव सिंह चेनानी से पीछे चल रहे हैं। अब आपको फैमिली ट्री समझाते हैं, क्योंकि सियासत में विरासत बहुत अहम होती है। तो विरासत क्या कह रही है? भजन लाल परिवार में कांग्रेस के चंद्रमोहन बिश्नोई पीछे चल रहे हैं, पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं, भजन लाल के पोते हैं। और दूराराम बिश्नोई फतेहाबाद से आगे चल रहे हैं, भजन लाल के भतीजे हैं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर बंसीलाल का परिवार देखिए, फैमिली ट्री देखिए, जिसमें श्रुति चौधरी जो कि आगे चल रही है, पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं, ये आगे चल रही है तोशाम से। इसके अलावा कांग्रेस का आप देखिए अनिरुद्ध चौधरी तोशाम से पीछे चल रहे हैं, बंसीलाल के पोते हैं। तो ये फैमिली ट्री है जिसमें बंसीलाल और भजनलाल परिवार आपको होता है। अब देवीलाल परिवार पर एक गौर करिए कि इनेलो से जो अभय चौटाला है एलानाबाद से पीछे चल रहे हैं, देवीलाल के पोते हैं। इसके अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं और पपोते हैं उचाना कला से। सुनैना चौटाला फतेहाबाद से पीछे चल रही हैं, पौत्र वधु हैं। रणजीत चौटाला फतेहाबाद से पीछे चल रहे हैं, बेटे हैं। ये देवीलाल का परिवार, जिसमें देखें आप उनके परिवार के कई सदस्य चुनावी मैदान में रहे। रानिया से आगे चल रहे हैं, अर्जुन चौटाला परपोते हैं। इनेलो के जो आदित्य देवीलाल हैं डबवाली से पीछे चल रहे हैं, ये पोते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं अमित सिहाग डबवाली से आगे चल रहे हैं, परपोते हैं। और जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली से पीछे चल रहे हैं, ये भी परपोते हैं। तो ये बिग पिक्चर आपको बता रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स की, और जो विरासत में सियासत इन्हें मिली है, इनको लेकर क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, बड़ी खबर आ रही है चुनावों से जुड़ी हुई। आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, पूर्व सीएम खट्टर से मिले धर्मेंद्र प्रधान, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। नतीजों के बीच बीजेपी से बड़ा अपडेट ये मिल रहा है। देखिए बीजेपी एक क्लियर मैंडेट की ओर बढ़ रही है रुझानों में, लेकिन अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए हैं। और कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिख दी। और आइए पार्था के पास कुछ डिटेल में और ज्यादा जानकारी देते हैं। पार्था, जाटलैंड जो कहा जाता है हरियाणा, उनका रुख, जाटों का रुख इस वक्त किस तरफ था? कहां पे ऊंट बैठा है? ये देखिए हमको 2019 असेंबली नहीं, ये हम लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट 2024 में कांग्रेस 5 लोकसभा सीट जीता था, बीजेपी ने 5 जीता। तो अभी देखिए क्या है, ये पिक्चर और ये पिक्चर कंपैरिजन कीजिए। अभी का जो है ये है असेंबली 2014, ये देखिए, ये संसद, ये जो वाला जो बेल्ट है, इधर कांग्रेस लूज कर गया बीजेपी से, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला में कांग्रेस लूज किया, तो यहाँ से ही कांग्रेस को इधर धक्का मिला, ठीक है। बाकी आप देखेंगे ये वाला बेल्ट, वजह क्या है, क्यों? हाँ, अभी वजह क्या है आप देखेंगे तो एक मैं सिंपल कर लेता हूँ। आप देखिए जाट वोटर मोर देन 20%, कितना सीट है? 37 सीट है हरियाणा में, ठीक। 90 में 37 सीट है जहां पर जाट वोटर ग्रेटर देन 20% है। अभी आप देख लेंगे इधर वोट शेयर में एक बार बताता हूँ। वोट शेयर में देखिए 2024 पार्लियामेंट में ये जो 37 असेंबली सीट में कांग्रेस को 50.4 वोट गिरा था, लेकिन यहाँ कम हो रहा है ना पार्था? हाँ, यहाँ पर कम हुआ। तो ये जो पहले हम देख रहे थे सुबह कुछ और तस्वीर थी, अभी एकदम बड़ा उलटफेर हो गया, बीजेपी ने बड़ी लीड ले ली। नहीं, अभी देखिए क्या है, बीजेपी का वोट बढ़ा नहीं, वोट शेयर नहीं बढ़ा, लेकिन क्या हुआ, जो इंडिपेंडेंट है वो 10% वोट इधर। तो ये कहाँ जाएंगे इंडिपेंडेंट? नहीं, ये इंडिपेंडेंट जो वोट शेयर ये कांग्रेस से आ गया, आप समझ रहे हैं।
तो क्या 2024 में जाट वोट कंसोलिडेशन, पार्लियामेंट इलेक्शन में जाट वोट एक कंसोलिडेशन हुआ था, साथ में दलित वोट भी ये सब सीटों में कंसोलिडेशन हुआ था। इसीलिए इस सब सीटों में क्या है 50 और 40 का था, इस बार वो गैप कम हो गया। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं पद्मजा हमें पार्था की जो वोट शेयर है वो इंडिपेंडेंट का कांग्रेस से खिसक कर इंडिपेंडेंट के पास चला गया। अब जो ये इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय हैं, वो बड़ी भूमिका निभाएंगे इस पूरे सरकार बनाने में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि आपने जाति की बात की है, एक बार जल्दी से गौरव देख लेते हैं कि इस चुनाव से हमें क्या बड़े मैसेज पता चल रहे हैं। मंत्रियों का पहले रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। इस बार कांग्रेस का यह दावा था कि खुद नायब सैनी हार जाएंगे, नायब सैनी, और उनके कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री हार जाएंगे। पर हुआ क्या है? इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। सुबह से जब हम देख रहे हैं पद्मजा, तो ये जो 9 में से यहाँ पर 3 मंत्री आगे चल रहे थे, 6 हार रहे थे, फिर 6 हुआ, 3 हुआ, अब 9 में से 7 मंत्री आगे चल रहे हैं और 2 हार रहे हैं। मतलब स्ट्राइक रेट लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहा है। और इन 2 में से शायद एक शामिल है खुद अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं। बहुत हल्का सा उनका जो ट्रेलिंग का मार्जिन है, पर फिर भी वो सुबह से ही लगातार पीछे चल रहे हैं। 7 मंत्री अब आगे चल रहे हैं। अब जाति का स्ट्राइक रेट, हर जाति के कितने कैंडिडेट थे किस पार्टी के, और कौन इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जाति फैक्टर। ब्राह्मण उम्मीदवार कितने थे, और ज्यादातर ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस के थे। अच्छा, ये कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे थे, 5 ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे और 4 हार रहे हैं। यानी कांग्रेस का ब्राह्मणों के मामले में स्ट्राइक रेट 20% है, वो भी तब जब रणदीप सुरजेवाला ने बीच इलेक्शन में आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला था। ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश। उसके बावजूद उनके 5 में से 4 ब्राह्मण उम्मीदवार हार रहे हैं। और दिखाइए, क्योंकि ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अब एक ये नया नैरेटिव और एटलीस्ट ये निकल करके सामने आ रहा है कि क्या ये पूरा चुनाव जाट बनाम गैर जाट जातियों का चुनाव बन गया। तो ब्राह्मण जहां तक इसको चेंज कीजिए और कोई नया जो आपके पास स्लाइड कांग्रेस ने 5 ब्राह्मण उतारे, 4 उनमें से हार गए। आगे देखते हैं अगली जाति का जहां तक सवाल है। अगर हम जाट, ओबीसी, दलित वाले देखेंगे, जितना मैंने अभी तक देखा है, जाटों का वोट ज्यादातर गया है कांग्रेस पार्टी का। एससी उम्मीदवार देखिए, 17 एससी उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे, उनमें करीब 50-50 का अभी गेम चल रहा है। 8 आगे हैं या फिर जीत गए हैं और 9 पीछे है या फिर हारे हैं। तो यहाँ पर हम किसी कंक्लूजन पर तुरंत जंप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब उनमें से 17 में से अगर आधे जीत रहे, दैट मींस बीजेपी, दलितों ने एक तरफ से नहीं नकार दिया है बीजेपी। गौरव, ये अभी भी रुझान है और इनमें से कई ऐसी सीटें हैं, खास तौर पर वो जो सिरसा इलाके की सीटें हैं, जहां कुमारी शैलजा की वजह से शायद वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है, पर मार्जिन हो सकता है कम। मार्जिन, यही सबसे बड़ी आयरनी है कि हुड्डा के इलाके में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर ज्यादा है, और सिरसा जो इलाका है कुमारी शैलजा का, वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है। खैर, जाट फैक्टर। अब ओबीसी उम्मीदवार, ये ओबीसी उम्मीदवार उन्होंने दिखाए हैं। पहले तो कांग्रेस ने 20 ओबीसी उम्मीदवार उतारे, पर उनमें से सिर्फ 2 ही इस वक्त आगे हैं, 18 पीछे चल रहे हैं। यानी कि स्ट्राइक रेट ओबीसी में बेहद खराब कांग्रेस पार्टी। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएम कैंडिडेट ओबीसी वर्ग से ही आते हैं बीजेपी के, तो क्या ओबीसी ने एक तरफा बीजेपी को वोट दे दिया? इसमें एक चीज और जरूरी है, आपको याद होगा एक तस्वीर सामने आई थी सितंबर की शुरुआत में, करण देव कंबोज, वो ओबीसी मोर्चे के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के हरियाणा में। उन्होंने कहा कि मेरे को टिकट चाहिए था, 3 ओबीसी बाहुल सीटें हैं जो बीजेपी की गढ़ मानी जाती हैं, उनको टिकट नहीं मिला। नायब सैनी उनको मनाने के लिए गए, कोशिश की, उन्होंने नमस्ते हाथ नहीं मिलाया, हाथ तक नहीं मिलाया, बस नमस्ते करके निकल गए। उससे भी कुछ फायदा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, पर कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ है। करणदेव कंबोज, जाट फैक्टर जिसकी आप बात कर रहे थे, बीजेपी ने 16 जाट उम्मीदवार दिए हैं। अब इसमें आप देखिए 6 आगे चल रहे हैं या जीतने की कगार पर हैं, 10 पीछे चल रहे हैं या हार सकते हैं। तो ये स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है नहीं बीजेपी का, बहुत खराब भी नहीं है। जाटों में ये कहा जाता है कि एक तरफा वोट पूरा कांग्रेस को पड़ने वाला है। अगर 1/3 वोट उसके बावजूद बीजेपी को पड़ गया तो बुरा नहीं है ये प्रदर्शन। तो आपने 16 उम्मीदवार जाट उतारे, उनमें से 6 अभी भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जेजेपी था मैदान में, कांग्रेस के पीछे जाट वोट था, और फिर भी 6 उम्मीदवार जाट बीजेपी के अभी आगे चल रहे हैं। एक वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज, हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के आरोप पर ईसी सूत्रों से TV9 भारतवर्ष के पास खबर है, काउंटिंग नियम के अनुसार ही हो रही है। एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस पार्टी ने, उसके बावजूद जो है ईसी ने साफ कर दिया है सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। बार बार हम इस प्रक्रिया को समझा चुके हैं, अलग अलग राउंड में अलग अलग स्पीड होती है। शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको मुबारक दें या कहें कि जम्मू कश्मीर के नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, आपका टेक अवे क्या है अभी नतीजों से?
अब ये तो आपको तय करना है कि आप हमें मुबारकबाद दें या ना दें, लेकिन हरियाणा की जनता हमें मुबारकबाद दे रही है। हरियाणा की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज़्यादा सीट देने जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। हिंदी हार्टलैंड में इतनी बड़ी तादाद में हमारी सीट आ रही है, जबकि इसमें बहुत भ्रम बना रखा था कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह का भ्रम बनाया था वो सब भ्रम दूर हो गया है। सुबह एक तो एग्जिट पोल के नतीजे और उसके बाद सुबह का जो ट्रेंड है, दोनों ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस के लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, जिलेबी खानी शुरू कर दी। वो जिलेबी उनको रिएक्शन कर गई है। अब जीत के लड्डू भारतीय जनता पार्टी के कैंप में आ गए हैं। नहीं, लेकिन जीत का लड्डू आप कश्मीर में नहीं खा पाए शाहनवाज जी, वहां क्या तो उस पे मैं कमी रह गई? जी जी जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर में मैं बहुत गया हूँ। वहाँ जम्मू कश्मीर में युवा मोर्चा के वक्त से जाता रहा हूँ। हमारी पार्टी का जम्मू रीजन में तो काम है, लेकिन घाटी में बहुत काम हमारा नहीं है। हम नई तरह से पार्टी को वहाँ खड़ी कर रहे हैं और धारा 370 के बाद बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन वो नतीजों में नहीं बदल पा रहा है। वोट तो आ रहा है, लेकिन नतीजों में नहीं बदल पा रहा है। घाटी में हम अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जम्मू रीजन में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, क्या अब साफ साफ जो नतीजे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे ये मैसेज हम ले कि ये जाट बनाम गैर जाट का रिजल्ट है या रुझान है कम से कम हरियाणा में? लाइट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। अभी रूरल एरियाज जैसे ही खुलेंगे तो आप देखेंगे कि यही नतीजे या ये रुझान जिन्हें आप नतीजे बता रहे हैं लगातार, ये रुझान बदलेंगे। मैं जैसे कुछ सीटों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। थानेसर में अशोक अरोड़ा 14 वोटों से पीछे हैं, नरवाना में 1100 से सतबीर जी पीछे हैं, फतेहाबाद में 2200 से बलवान जी पीछे हैं, बिशन लाल जी रादौर से 2000 से पीछे हैं, रेवाड़ी में चिरंजीव राव जी 1100 से पीछे हैं, असंध में 1500 से शमशेर सिंह गोगी जी पीछे हैं। तो ये 1500 और 1000 की जो मार्जिनल जो हार जीत का फैसला होना है वो इन पर होना है। और मुझे ऐसे ही कई सीटें और नजर आती हैं। आपने असंध का जिक्र किया तो असंध पे ही सवाल पूछ लेती हूँ। इसी से कितनी बड़ी स्टोरी निकल रही है। असंध में राहुल गांधी जी गए, शमशेर गोगी जी कुमारी शैलजा के करीबी माने जाते हैं, खुद राहुल गांधी ने वहां पर रैली की, दोनों हुड्डा जी और कुमारी शैलजा साथ में आकर के उन्होंने हाथ ऐसे किया, उसके बावजूद आप ट्रेल कर रहे हैं। यहाँ तो वॉक ओवर होना चाहिए था ना, यहाँ तो आपको 5000 के मार्जिन से सुबह से लीड करना चाहिए था। नहीं तो करेंगे ना। अभी आपसे किसने कहा कि वो काउंटिंग पूरी हो गई? अभी तो आप जो लगातार जिस तरह का प्रोजेक्शन चल रहा है चैनलों में, वही लग रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर में तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन आगे निकल गया है, लेकिन और उसको टच भी नहीं कर पा रही बीजेपी आसपास। लेकिन हम तो अभी नेक टू नेक फाइट में हैं हरियाणा में। और मैंने कहा ना, जो मार्जिनल सीट्स हैं उसमें हम नहीं तो गरिमा जी इधर वे जा सकता है ना। अगर अभी कुछ चंक बचा हुआ है वोट्स का काउंटिंग के लिए, तो वो आप यही गारंटी क्यों मान रही हैं कि आप ही की तरफ जाएगा, वो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जिस तरह का माहौल हमने देखा, जिस तरह का माहौल पूरे देश ने देखा, जिस तरह के सर्वे में कोई वैरायटी नहीं थी, सर्वे अलग अलग किस्म के नहीं आ रहे थे, सारे के सारे सर्वे जो है एक ही सुर में बात कर रहे थे। और मैं तो कहूंगी आपके मुंह में घी शक्कर आपके सर्वे देखिएगा, ये बिल्कुल सटीक बैठेंगे। और अंतिम जब राउंड की काउंटिंग, चलिए इतने वक्त के बाद किसी ने सर्वे को कुछ अच्छा तो बोला कि सर्वे से आपको पूरी उम्मीद है। कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कुमारी शैलजा जी, सबसे पहले ये नतीजों के बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या हुआ? ये नतीजे नहीं है मैडम, ये ट्रेंड्स दिखा रहे हैं और कुछ ये समझ नहीं आ रहा कि ये जी ये रुझान अटके क्यों हुए हैं। अटकने नहीं चाहिए। और अभी जो जयराम जी ने, जो मुझे मालूम पड़ा है, जयराम जी ने इलेक्शन कमीशन में जाकर बताया भी है, तो ये राउंड्स कितने हुए, क्या हो रहा है, तो वो कुछ क्लियर बात आ नहीं रही।
इसलिए मैं भी कोई सीधा आपको जवाब देने में थोड़ी मुझे मुश्किल आ रही है, क्योंकि सुबह जो ट्रेंड था, फिर उसके बाद जो ट्रेंड दिखाया गया वो एकदम अलग तरह का और वहीं पर अटका हुआ है। तो ट्रेंड तो बदलते हैं और बदलेंगे, मुझे विश्वास है कि ट्रेंड बदलेंगे और कांग्रेस आपको मजबूत नजर आएगी। पर अगर ट्रेंड्स की बात करें तो पहले भी कुछ चुनाव में ऐसा हो चुका है। बिहार के चुनाव में ऐसा हुआ था, आगे पीछे हो रहे थे, ट्रेंड्स बीच में स्लो हो गए थे, आखिरकार आपका अलायंस ही उस वक्त जीता था बिहार में। कर्नाटका में मुझे याद है, कर्नाटका जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी, फिर वो हाफवे मार्क से कम पे रह गए थे। तो ऐसा होता रहता है, पहला चुनाव नहीं है जहां पर ऐसा हुआ है। जी, पहला चुनाव नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे, मुझे विश्वास है कि ज़मीन पर जो हो रहा था और ज़मीन पर जो हमें नज़र आया, कांग्रेस का रुझान नज़र आ रहा था, भाजपा के खिलाफ लोगों का मन था और वो अंतिम नतीजों तक आपको नज़र आ जाएगा। कुमारी शैलजा जी, जो खुद आपका इलाका है, भले से ही हम सिरसा की बात करें या फिर पहले जो अंबाला था, हिसार की आप मूलतः रहने वाली हैं, वहाँ पर सिरसा इलाके में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। कुछ सुरक्षित सीटें भी मैं देख रही थी, जो एससी रिजर्व सीटें हैं वहां भाजपा के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हमें तो ऐसे पहले लग रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से भी कि दलित वोट जो है बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस की तरफ जा रहा है। राहुल गांधी जी उस संविधान बचाने की बात कर रहे थे, फिर ऐसे रुझान कैसे? मैं आपका जवाब इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बीजेपी आगे है और क्या है, मुझे मालूम नहीं है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार हम जल्दी से दिखा देते हैं जो दलित कैंडिडेट खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रदर्शन अभी तक कैसा है। अभी जो दलित कैंडिडेट की बात है, देखते हैं एक बार सुरक्षित सीटें और जो दलित कैंडिडेट है, अगर आप थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगी कुमारी शैलजा जी, उसमें अभी तक किस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, एससी उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, 17 उम्मीदवार थे गौरव, उनमें से 8 आगे चल रहे हैं, 9 पीछे चल रहे हैं, यानी कि 47% का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 50% का स्ट्राइक रेट है। और कांग्रेस का कितना स्ट्राइक रेट है इस जाति फैक्टर में, जहां उन्होंने एससी उम्मीदवार खड़े किए हैं, वो भी देख लेते हैं। यानी कि 50% के आसपास स्ट्राइक रेट है एससी उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी का। कुमारी शैलजा जी, पद्मजा, अगर मुझे आप अलाउ करें तो मैं एक सवाल शैलजा जी से पूछना चाहता हूं। शैलजा जी, अभी यहां पर बात हो रही थी, बहुत बड़े बड़े पत्रकार थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कुमारी शैलजा बीजेपी की स्टार कैंपेनर थी हरियाणा चुनाव में, और जिस तरह से उन्होंने डे 1 से ये कहा कि मैं सीएम क्यों नहीं बन सकती, या उन्होंने ये संकेत दिया कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, इससे कांग्रेस का वोटर कंफ्यूज हो गया और इस वजह से ये नतीजे, ये रुझान है। मैं कोई इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ और हर पार्टी में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, लेकिन शैलजा ने हमेशा ये मेंटेन, और दुनिया जानती है, देखिए भाजपा के पास अपना कुछ कहने का नहीं था, तो वो ढूंढ रही थी कहीं कैसे किसको पकड़ें, क्या करें। अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो भाजपा तो पहले अपने गिरेबान में झांके कि इन्होंने अपने किस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनके नेता कैसे रहे, कौन इनसे नाराज, इनके इस्टेब्लिश नेता कैसे इनसे नाराज रहे, तो वो एक अलग मुद्दा होता है, हर पार्टी का होता है। मैं भाजपा को भी कुछ नहीं कह रही ये सब चीज़ें, लेकिन शैलजा ने ज़मीन पर उतरकर, हम सब ने मिलकर, मैं फिर कहती हूँ, हम सब ने मिलकर इस चुनाव में काम। नहीं तो शैलजा जी, क्या आप अभी भी अपने दावे पर कायम हैं, सीएम पद के दावे पर? वो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी और उसके बाद जब हमारी मीटिंग होगी, हमारा एक सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, हाईकमान के पास जाता है और हाईकमान फैसला करती है। चलिए कुमारी शैलजा, अभी तो हमारे पास ये रुझान है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। आपको भी शुभकामनाएं, शाम को फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी। दावेदारी कायम है, दावेदारी कायम है। और सिरसा से क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, कितनी सीटों में कौन आ गए, ये थोड़ी सी देर में ही आपको दिखाएंगे। पर हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है आपको, कुमारी शैलजा काफी खुश नजर आ रही है?
नहीं, इनको खुश होना खुश चाहिए। नजर आ रही है, लेकिन दावेदारी उन्होंने आलाकमान के पाले में दे दिया। उनके खुश होने के सामने तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन अंदर से अंदर लग रहा है कि हाँ, हमने तो अपना दांव खेल लिया। तो वो उनका दांव उनका पूरा हो गया और उन्होंने जिस तरीके से बातें अपना रखी, अपने लक्ष्य तक पहुंच गई और उनकी बात नहीं मानी, तो उसका नतीजा भी उन्होंने अच्छा दे सर, दिया। शैलजा जी हमारे साथ हैं, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना चाहे। शैलजा जी हैं? हाँ हाँ। शैलजा जी ये बताइए। एक मिनट। शैलजा जी मेरी बात सुनिए आप पहले। जी बोलिए, बोलिए शैलजा जी। मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की कटाक्ष की और इस तरह की बातें करने का कि शैलजा कभी दुखी आपको जिंदगी में नजर नहीं आई। हम संयम रखते हैं, हम ठीक रखते हैं, लेकिन ये बात के अंदर से ये इस तरह के रिमार्क्स मैं पसंद नहीं करती। नहीं, मैं आपके व्यक्तिगत रिमार्क नहीं, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने या आगे के पद पे जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है और कहा जब जा रहा है तो पूछा भी जाएगा उस पे कि क्या, क्योंकि पहले हरियाणा में ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है। अगर हार हो रही तो कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। उसमें शैलजा भी लेंगी, उसमें हुड्डा साहब भी लेंगे, उसमें हुड्डा साहब की वो इच्छा जो भैरव सिंह सवाल पूछना चाहे तो पूछ लीजिए आप, वो भी लेंगी। तो क्या आप कहना चाहेंगे? जी शैलजा जी। देखिए, बात ये है, मैंने पहले भी कहा, हमने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, ज़मीन पर चुनाव लड़ा है हमने ये, और लोगों का रुझान भी कांग्रेस पार्टी की ओर था और है। मुझे विश्वास है जब तक अंतिम नतीजे आएंगे तब तक हम इंतजार करेंगे और आप देखेंगे कि सरकार को ठीक है मैम बनाएगी। ठीक है।